subscribe to my channel and also आज बिहार चुनाव पर चर्चा करेंगे। बिहार चुनाव एनडीए जीत चुकी है और यूपीए और आपका तेजस्वी को हरा दिया है। मगर ये कारण क्या है? बहुमत जो है, सारे चैनल, सारी एजेंसी ये दिखा रही थी कि तेजस्वी का पूरा बहुमत है, 130 से 180 सीट तक दिखा दिए थे। मगर चुनाव जीती एनडीए, चुनाव जिसमें बीजेपी की सबसे ज्यादा सीटें आई। उसके बाद नीतीश कुमार तीसरे नंबर पे रहे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या जो भीड़ हुआ करती थी वो भीड़ सिर्फ धोखा थी? आपने देखा होगा तेजस्वी की जितनी भी रैलियां हुई उनमें लाखों की भीड़ हुआ करती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जितनी भी रैलियां हुई सिर्फ उसमें कुछ चंद लोग हुआ करते थे। लेकिन फिर भी जीत उनकी क्यों हुई? उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक था। वो था उन लोगों के बीच में एक डर, जो बिहार के वोटर के बीच में एक डर बैठ गया था कि अगर हम तेजस्वी को और एक वोट देंगे, कांग्रेस को एक वोट देंगे, तो 5 वोट बीजेपी या नीतीश पे चली जाएंगी, जो सरासर गलत था। ये वीडियो फैलाना, इस तरह की अफवाह फैलाना, ये समाज के लिए एक धोखा है। मगर एनडीए को ये काम करना था। एनडीए ने अपना ये काम पूर्ण सही किया और कामयाब हो गए। मगर ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर हम तेजस्वी को, कांग्रेस को या किसी भी दूसरी पार्टी को एक वोट दे रहे हैं तो 5 वोट दूसरी पार्टी पे चली जाएंगी, 5 वोट फूल पे चली जाएंगी या धनुष पे चली जाएंगी या किसी पे भी? इस तरह की कुछ बातों को उजागर किया। एक मशहूर पत्रकार हैं बिहार में, अपनी रिपोर्टिंग के दौरान उन्होंने देखा कि जितने भी लोगों से हम बात कर रहे हैं 80% लोग ऐसे हैं जो तेजस्वी को चाहते हैं, जो नई सरकार चाहते हैं। सिर्फ 20 से 30% लोग ऐसे थे जो नरेंद्र मोदी को चाहते थे। नीतीश को तो बहुत कम लोग ऐसे थे जो चाहते थे। उसमें भी अगर ज्यादा आंकड़ा रहा है तेजस्वी के बाद तो नरेंद्र मोदी का रहा है। तेजस्वी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसके बाद बीजेपी दूसरे नंबर पर रही, तीसरे नंबर पर नीतीश सरकार रही, नीतीश की पार्टी रही, चौथे नंबर पर कांग्रेस रही, 5वें नंबर पर ओवैसी रहे। लेकिन पासवान साहब को सिर्फ एक सीट से ही संतुष्ट होना पड़ा। इस तरह की अफवाहें जो फैलाई जाती हैं चुनाव के वक्त, वो काफी हद तक गलत है। लगभग 4.5 करोड़ वोट पड़ी हैं बिहार में। वही अगर उसे कुछ दिन पहले जो चुनाव हुआ था अमेरिका में, उसमें 16 करोड़ के करीब वोटर थे। और सबसे अच्छी बात क्या है? दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और सबसे मजबूत लोकतंत्र अमेरिका, जहां बाइडेन सरकार बन गई, लेकिन वहां अगर एक दिन में पूरे अमेरिका में वोट पड़ सकती हैं, तो यहां पूरे बिहार में एक दिन में वोट क्यों नहीं पड़ सकती? क्यों इसको चरणों में बांटा जाता है? कहीं 3 चरण किए जाते हैं, कहीं 4 चरण किए जाते हैं, कहीं 5 चरण किए जाते हैं। अब बिहार में 3 चरण में वोट गिरी। सिर्फ 4 करोड़, 4.5 करोड़ वोटों को 3 चरणों में बांटने का मतलब क्या है? 28 तारीख को पहला चरण होगा, दूसरा 3 नवंबर को होगा, तीसरा 7 नवंबर को होगा, वोट 3 दिन बाद 10 नवंबर को खुलेंगे। इसकी रखवाली कौन करेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर दूसरी पार्टी, विपक्ष इस पे गलत कहती है कि ईवीएम में धोखा है, हमारे साथ धोखा हुआ है, तो क्या चुनाव आयोग इसकी जिम्मेदारी लेगा? चुनाव आयोग का एक काम है, जब भी कोई उस पर उंगली उठती है चुनाव आयोग पे, एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और अपने ऊपर जितने भी सारे के सारे इल्जाम हैं सभी को गलत साबित करके चले जाते हैं। मगर सिर्फ मैं आज ये कहना चाहता हूं, जब अमेरिका जैसे इतने बड़े देश में एक दिन में वोट गिर सकती हैं, एक दिन में वोट खुल सकती हैं, तो हिंदुस्तान के राज्यों में क्यों नहीं? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। 5 चरण, 6 चरण, 7 चरण में चुनाव होते हैं। बिहार दूसरे नंबर पर जाता है वोटरों में। उसमें 3 चरण होते हैं, 3 दिन बाद फिर वोट खुलती हैं। अगर जिस तरह वोट गिरती हैं बूथ पे, जिस तरह वोट हम गिरते हैं, अगर उसी तरह वहां वोटों को खोल दिया जाए और रिकॉर्ड बता दिया जाए कि किसकी कितनी वोट है, सिर्फ कुछ चंद घंटों का काम होगा जो पूरा का पूरा संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। मगर वो विनर पार्टियां जो जीतना चाहती हैं
जिनके साथ आवाम नहीं होती, उनके पास वोट कैसे आएंगी? कैसे वो ईवीएम के साथ धोखा कर सकेंगे? सिर्फ उसका यही कारण है कि चरणों में बांटना, 3 दिन 4 दिन बाद वोटों को खोलना। जब बात बैलेट पेपर की आती है तो बैलेट पेपर को समाप्त कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ईवीएम में धोखा नहीं हो सकता। इसका सबूत मिले हैं, कई सबूत ऐसे हैं जो ईवीएम में धोखे हुए हैं। मगर बैलेट पेपर से चुनाव कराने में समस्या क्या है सरकारों को? मैं कांग्रेस की बात भी कर रहा हूं। कांग्रेस सरकार में भी कांग्रेस जो जीती थी वो ईवीएम से जीती थी। कांग्रेस ने बैलेट पेपर की स्थापना क्यों नहीं की? दोबारा से बैलेट पेपर लागू क्यों नहीं किया? अब क्यों बैलेट पेपर की मांग कांग्रेस करती है? जब बीजेपी ईवीएम को गलत बताती थी, आज कांग्रेस ईवीएम को गलत बता रही है। अगर एक दूसरे की गलती बताने पे राजनीति चलती रहेगी, ये इस तरह लोग हारते रहेंगे, जीतते रहेंगे, तो ये देश कहां जाकर रुकेगा? एक विधायक, एक एमपी जब इलेक्शन लड़ता है तो अपनी सारी प्रॉपर्टी, जितनी भी उसके पास, जितनी उसकी औकात होती है, औकात से ज्यादा उसमें खर्चा कर देता है। करोड़ों रुपए खर्चा कर देता है चुनाव में। लेकिन चुनाव करोड़ों खर्चा करने के बाद जब वो हारता है और गलत तरीके से हारता है तो उसे कितना दुख होता होगा। एक जीता जागता सबूत बिहार में पप्पू यादव जी हैं। आपने देखा होगा, जब लॉकडाउन लग गया तो लोगों को उन्होंने पैसे तक बांटे, खाना तक बांटा। जब बिहार में बाढ़ आ गई तो हर घर जा जाकर उन्होंने मदद की, पानी बांटा, खाना बांटा। जब कोई सरकार जाने के लिए तैयार नहीं थी, न पक्ष न विपक्ष, जब पप्पू यादव अकेले वहां मेहनत कर रहे थे, मगर जब उनका रिजल्ट आता है तो उन्हें हार दी जाती है। क्या चुनाव जो हो रहा है बिहार में वो काम के आधार पर नहीं हो रहा? बात हुई थी कोरोना वैक्सीन की, अब नीतीश सरकार बन जाएगी। अब देखते हैं कितने दिन में कोरोना वैक्सीन बिहार में आ जाती है। 10 लाख नौकरी तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि नीतीश ने कहा था कि 10 लाख नौकरियां तेजस्वी ना दे सकते हैं, ना देंगे। जब वो दूसरों को कह सकते हैं कि तेजस्वी 10 लाख नौकरी नहीं दे सकते, तो खुद कैसे 10 लाख नौकरियां दे देंगे? कोरोना वैक्सीन का वादा किया था। अब देखते हैं कोरोना वैक्सीन कितने दिन में आती है, कितने दिन में बिहारवासी उस कोरोना वैक्सीन का आनंद ले सकेंगे, कोरोना से बच सकेंगे। जिस तरह दिल्ली से ये कोरोना दोबारा बहुत बुरी तरह से एक बहुत बड़ी मात्रा में आता जा रहा है, जहां लगभग कल की जो अगर अब मैं बात करूं तो कल 8,000 से ज्यादा केस थे और 82 से ज्यादा मौतें थी। मगर दिल्ली सरकार भी हाथ पर हाथ रखे बैठी है, राज्य सरकारें हाथ पर हाथ रखे बैठी हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि कोरोना का रिजल्ट क्या है तो बताते हैं कि हमारे यहां तो 90% रिकवरी रेट है। जब 90% रिकवरी रेट है तो मौतें कहां हो रही हैं? अगर 90% रिकवरी रेट है तो तुम्हें कोरोना वैक्सीन की जरूरत क्या है? 10% लोग तो वैसे भी मरते आए हैं पहले से ही। मगर सिर्फ यह आवाम के साथ एक धोखा है, आवाम के साथ एक फ्रॉड हो रहा है जो हम समझ नहीं पा रहे। बिहार में हमारी जिस चीज की जरूरत थी, हमारी वोट की जरूरत थी, वो हमसे ले ली। अब मैं देखता हूं कि कितनी सरकारें आएंगी, कितनी हमें कोरोना वैक्सीन मिलेगी, कितना हमें रोजगार मिलेगा, कितनी बिहार में कंपनियां लगाई जाएंगी, कितनी नौकरियां दी जाएंगी जो सरकारी पद खाली हैं। शायद कुछ नहीं, जो 15 साल से होता आया है आज भी वही होगा। मगर कोरोना वैक्सीन का जो वादा किया है वो पूरा करना पड़ेगा। जब बाद में इनसे पूछा जाता है कि आपने कोरोना वैक्सीन का वादा किया था, आपने नौकरियों का वादा किया था, क्या हुआ? तो उसे चुनावी जुमला बताया जाता है कि ये तो चुनावी जुमला था। मगर इस तरह के चुनावी जुमले आवाम समझती क्यों नहीं है? क्योंकि आवाम बहुत समझदार नहीं है। आवाम ये नहीं जानती कि हम जिसको वोट दे रहे हैं ये किस लिए वोट दे रहे हैं। वोट को आज धर्मों के नाम पर बांट दिया। वोट विकास के नाम पे नहीं घेरी जाती, वोट धर्मों के नाम पे घेरी जाती है। वोट ये देखा जाता है कि ये प्रत्याशी मुसलमानों का समर्थक है तो उसको वोट नहीं देंगे। मुसलमान ये देखते हैं कि ये प्रत्याशी तो बीजेपी का है, हम इसे वोट नहीं देंगे। अगर बीजेपी का है और काम करा रहा है तो वोट देने में समस्या क्या है? अगर कांग्रेस का है, काम करा रहा है तो वोट देने में समस्या क्या है? आवाम को काम चाहिए,
आवाम को विकास चाहिए, आवाम को रोटी कपड़ा चाहिए, आवाम को रोजगार चाहिए। मगर रोजगार के नाम पे सिर्फ और सिर्फ हमें मिलता है एक जीरो। हमें दिखाया जाता है वहां बाबा जी का ठुल्लू। हमें हमारे साथ जो धोखा हो रहा है, हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, अगर ऐसे ही वोट गिरते रहे, अगर ऐसे ही ये इलेक्शन होते रहे, तो ये धोखा होता रहेगा। और ये धोखा तब तक होगा जब तक आवाम समझदार नहीं होगी, और आवाम समझदार तब तक नहीं होगी जब तक ये राजनेता अपनी बातों में आवाम को नहीं फंसा लेते। इनसे बचना होगा, इनकी बातों को ध्यान से सुनना होगा। जब हमारे पास ये वोट मांगने जाते हैं तो हम इनसे रोजगार नहीं मांगते, हम उनके जय जयकार के नारे लगाते हैं। हम उनसे मकान दुकान नहीं मांगते, हम उनसे ये नहीं मांगते कि दुकान पे हमारी पे ज्यादा टैक्स है। हम उनके जय जयकार के नारे लगाते हैं। हम उनसे ये नहीं कहते कि हमारे गांव में पानी जाने के लिए रास्ता नहीं है, नाली नहीं है, खरंजे नहीं है, रोड नहीं है। हम उनके जय जयकार के नारे लगाते हैं। सरकार कोई भी आ जाए, आवाम तो पिसेगी ही। आवाम तब तक पिसती रहेगी जब तक हम समझदार नहीं होंगे, जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, जब तक हम स्कूलों की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की मांग नहीं करेंगे। अगर हम कॉलेज की, स्कूलों की मांग करेंगे तो आवाम में पढ़े लिखे लोग निकलेंगे, शिक्षित होंगे लोग। और जब शिक्षित होंगे तो अपने आप समझ जाएंगे हमें वोट किसे देना है, किसे नहीं देना है। क्या हम जिसे वोट दे रहे हैं वो कैसा व्यक्ति है, उसकी राजनीतिक करियर क्या है, वो हमारे लिए कुछ कर सकता है या नहीं। तो दोस्तों, अब जो वोट गिरी हैं और आने वाले कल में ये तो हमेशा होता रहेगा। अब एक बार ये जरूर देख लें कि हम जिसे वोट दे रहे हैं वो कुछ काम कर भी रहा है या नहीं, उसका बैकग्राउंड क्या है काम करने का, क्या उसने कभी समाज की सेवा की है। वोट गिरने से पहले ये जरूर देखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।